चलिए एक तरफ हम देखते हैं एनेलिंग फर्स्ट प्रोसेस को, फर्स्ट प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट, सो एनेलिंग, और दूसरी तरफ इसका कंपैरिजन में हम देखेंगे नॉर्मलाइजिंग, दूसरा प्रोसेस है। ओके, नॉर्मलाइजिंग। तो इन दोनों प्रोसेस को मैं कंपैरिजन कर करके मैं आपको बताऊंगा, कंपैरेटिव बताऊंगा, कि ताकि कोई भी चीज रटना ना पड़े, एनेलिंग अलग से ना पढ़ना पड़े, नॉर्मलाइजिंग अलग से ना पढ़ना पड़े, क्योंकि ये दोनों प्रोसेस सिमिलर हैं। केवल यहाँ पे कूलिंग आप फर्नेस कूलिंग करा रहे हो, यहाँ पे आप कूलिंग करा रहे हो एयर से, बाकी इतना ही बस डिफरेंस है। सो कंसिक्वेंसेस में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। देखिए क्या आएगा, यहाँ पे आपने अपने बेस मेटल को लिया, बेस मेटल आपने क्या लिया, मीडियम कार्बन स्टील को लिया है, ठीक है, मीडियम कार्बन स्टील को लिया, क्योंकि ये प्रोसेस मीडियम कार्बन स्टील के लिए यूज होता है, तो इसको भी आप लोगे मीडियम कार्बन स्टील के लिए। तो ये बेस मेटल आपने ले लिया मीडियम कार्बन स्टील। ओके, अब मीडियम कार्बन स्टील जो आपका है, ये अगर पहली बार ये जो मैन्युफैक्चर हुआ है, ये ब्लॉक, ये कैसे ब्लॉक मैन्युफैक्चर हुआ है, बाय द प्रोसेस ऑफ कास्टिंग, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ कास्टिंग ये मैन्युफैक्चर हुआ है। तो इसका अगर माइक्रो स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे तो ये किस तरीके का दिखेगा, ये कोर्स कॉलमनार स्ट्रक्चर इसका होगा, ठीक है, ऐसे होगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा बाय कोल्ड वर्किंग। तो ये कोर्स कॉलमनार ऐसा स्ट्रक्चर इसका होगा, ठीक है, कोर्स कॉलमनार, कॉलमनार स्ट्रक्चर होगा। ओके, यहां भी जो इसका स्ट्रक्चर होगा क्या होगा, कोर्स कॉलमनार स्ट्रक्चर। ओके, अब इसको ऑस्टेनाइट फेस में पहले लेके जाना है, बिकॉज ऑस्टेनाइट स्टील को हमें स्टेबल पाना है। ऑस्टेनाइट, ये जो ऑस्टेनाइट है, ऑस्टेनाइट स्टील है, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें स्टेबल पाना है। तो ये तो अभी रूम टेम्परेचर पे है, टी रूम टेम्परेचर पे है, ये भी आपका टी रूम टेम्परेचर पे है। फाइनल प्रोडक्ट बनके कास्टिंग से बाहर निकला, कास्टिंग से बनके ये बाहर निकला है, ठीक है। बट अब इसे हमें ऑस्टेनाइट फेस में लेके जाना है इन ब्लॉक्स को। तो ऑस्टेनाइट जब हमने फेस में इसको ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, आग लगा देंगे, ठीक है। और कहाँ तक आग लगाएंगे, 14, याद करो आयरन एंड आयरन कार्बन डायग्राम में कि 1400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, याद करो कि 1538 डिग्री पे तो ये मेल्ट हो जा रहा था, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर था। और इससे और इस रेंज में 1400 डिग्री सेल्सियस, इस रेंज में, इन दोनों टेम्परेचर के रेंज में आपको गामा ऑस्टेनाइट मिला था। तो आपको 1400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आपको हीट करना पड़ेगा। तो 50 से 100 डिग्री सेल्सियस और इसमें क्या करो, ऐड कर दो। दैट मीन्स आपको 1450 डिग्री सेल्सियस तक आपको ऐड कर देना है, हीट को इसमें डाल देना है। यहां भी हीट को आपको डाल देना है, हीट कर देना है, कहां तक, 1450 डिग्री सेल्सियस तक आपको हीट कर देना। अब जब आपने हीट किया, ओके, जब आपने ये इतना काम किया, जब यहाँ पे आपने ये इतना काम किया, और कितनी देर तक करोगे, बिकॉज इसको 5 मिनट तक ये 1450 डिग्री सेल्सियस गया, और अगर 5 मिनट तक ये केवल छोड़ोगे तो ये यूनिफॉर्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि ब्लॉक की लेंथ केवल इतनी छोटी नहीं है, ब्लॉक की लेंथ कुछ भी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। तो आपको एट द रेट 30 to 60 मिनट आपको इतने ही टेम्परेचर पे रोक के रखना है इस बेस मेटल को, एट द रेट 30 to 60 मिनट, 60 मिनट रोक के रखना है। 60 मिनट ही जनरली रोका जाता है, तो इतना आपको रोक के रखना है। किस टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे आपको रोक के रखना है इन ब्लॉक को। अब इन ब्लॉक को इतने टेम्परेचर पे आपने रोक के रखा, तो रिजल्ट क्या हुआ कि ये जो ब्लॉक था, ये ब्लॉक कन्वर्ट हो गया, ये जो ब्लॉक था कन्वर्ट हो गया किसमें, यूनिफॉर्म ऑस्टेनाइजेशन हो गया। यूनिफॉर्म, इसमें यूनिफॉर्म ऑस्टेनाइजेशन इसमें हो चुका है, यूनिफॉर्म ऑस्टेनाइजेशन इसमें हो चुका है। और यहाँ पे भी यूनिफॉर्म ऑस्टेनाइजेशन यहाँ भी हो चुका है। दैट मीन्स व्हाट, कि आपका ब्लॉक यूनिफॉर्म ऑस्टेनाइजेशन मिल चुका है। अब हमारा ये जो ऑस्टेनाइजेशन था, ऑस्टेनाइट हमें जो मिल रहा है स्टील को, इसको करना है स्टेबल। तो अब जाके हमारी रियल प्रोसेस शुरू हुई है। हमें गामा मिल चुका है, अब हमें इसको करना है स्टेबल, ठीक है। तो अब हमारा यहां से प्रोसेस शुरू हुआ, हमें गामा मिल चुका है, अब इसे हमें करना है स्टेबल। तो यहां से हमारा कार्यक्रम शुरू हो गया है, ठीक है।
चलिए ओके, तो अब इसको दोबारा आप करेंगे कूल। अब कूल करते करते रूम टेम्परेचर पे लेके आएंगे, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म ऑस्टेनाइजेशन हो चुका है इस ब्लॉक का। अब इसको करिए आप कूल। कूल कैसे करेंगे, आप इसको ले जाके डाल दो, इसको ले जाके डाल दो, ये जो आपका ब्लॉक है जो कि गामा फेस में आ चुका है, यूनिफॉर्मिलिटी को मेंटेन कर चुका है, इसको ले जाके आप डाल दो, ये अब गामा में है, ठीक है। और ये ब्लॉक को ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे फ्री कन्वेक्शन करा दो या फोर्स कन्वेक्शन करा दो, मतलब व्हाट कि कूलिंग बाई एयर आप करा दो। कूलिंग बाई यहाँ आप कराओगे, कूलिंग बाई एयर कराओगे, ठीक है। और यहाँ पे आप कराओगे, देखो कूलिंग बाई व्हाट, कूलिंग बाई फर्नेस, क्योंकि ये क्या है, ये आपका है फर्नेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कूलिंग कराया फर्नेस से, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है। यहाँ पे कूलिंग बाई एयर कराओगे, ये वो कूलिंग बाई नेचुरल आप भी करा सकते हो कि नेचुरल एटमॉस्फेरिक एयर आ रही है, इसको कूल कर रही है। ये गामा जो आपका प्रोडक्ट मिला है यूनिफॉर्म ऑस्टेनाइट ऑफ मीडियम कार्बन स्टील, इसको आपका एटमॉस्फेरिक एयर या तो कूल कर रहा है या तो फोर्स कन्वेक्शन कराओ। दैट मीन्स एक टेबल फैन लगा दो, उसका हवा जाएगा, इसको इससे टकरा के हीट लेके आगे की तरफ, बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। अब यूनिफॉर्म इसकी जब कूलिंग कराई तो 3 स्टेट में माय डियर फ्रेंड्स कूल होता है, ठीक है। अब 3 स्टेट में जो ये कूल होता है, इन तीनों स्टेट को यहाँ पे पढ़ना है और इन तीनों स्टेट के कंसिक्वेंसेस को ऑब्जर्व करना है, ठीक। तो सबसे पहले ये एनेलिंग के तीनों कंसिक्वेंसेस को देखते हैं। तो सबसे जो पहला होता है वो प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप का होता है रिकवरी। दूसरा होता है रिक्रिस्टलाइजेशन। इसका मतलब क्या हो गया कि दोबारा क्रिस्टल का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद ग्रेन ग्रोथ, लास्ट में आपका ग्रेन की साइज बढ़ेगी। रिकवरी का मतलब ये किस टेम्परेचर पे होगा, ये आपका होगा एट द रेट 1450 डिग्री सेल्सियस पे ये होगा। रिक्रिस्टलाइजेशन जो आपका होगा 615 पे होगा, डिग्री सेल्सियस पे होगा। और ग्रेन ग्रोथ ये आते आते एट द रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे आते आते पूरा का पूरा ग्रेन ग्रोथ हो चुका होगा, ठीक है। अब इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। रिकवरी में क्या होता है कि रेसिडुअल स्ट्रेसेस, जितने भी बचे कुछ स्ट्रेसेस हैं, रिकवरी का मतलब क्या कि जब हीट होके उस लेवल पे गया और 30 से 60 मिनट तक आपका मटेरियल जब आपने छोड़ा, तो सबसे पहले ये कैसा स्ट्रक्चर था, कोर्स कॉलमदार था। इसमें इंटरनल स्ट्रेसेस भी भरे पड़े थे, ठीक है। इंटरनल स्ट्रेसेस भरने का मतलब क्या कि इसमें काफी ज्यादा, सपोज दैट एक्सटर्नल फोर्स, चाहे ये कोल्ड वर्किंग से आया है, हैमरिंग काफी होके आया है, तो इंटरनल स्ट्रेसेस इसमें मौजूद हैं, ऑलरेडी पहले से मौजूद है। अब इसको हीट करते 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 आप उस टेम्परेचर तक लेके गए, 1450 या 1500 डिग्री सेल्सियस तक आप लेके गए, और 30 to 60 मिनट तक अगर आपने छोड़ दिया तो रिकवरी होगा। रिकवरी का मतलब क्या कि ये सारे के सारे ग्रेन आपस में बिल्कुल एडजस्ट होंगे। आपस में एडजस्ट होने का मतलब क्या कि आप रेसिड्यूअल जितने भी स्ट्रेस है, इसमें जो बचे खुचे स्ट्रेस जो अंदर समाहित हैं, घुसे हुए हैं, वो रिलीज करेंगे। तो इसीलिए रेसिड्यूअल स्ट्रेस का रिलीज होगा। रेसिड्यूअल स्ट्रेस यहां पे होगा रिलीज ऑफ रेसिड्यूअल स्ट्रेस का यहां पे होगा रिलीज। अब रेसिड्यूअल स्ट्रेस का रिलीज होने का मतलब क्या आपका हो सकता है, आपकी आपका मटेरियल की डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी ये सब इंक्रीज कर सकती है, और मटेरियल का जो स्ट्रेंथ है डिक्रीज कर सकता है, ठीक है। और करता भी है, सकता नहीं है, करता है, ठीक है। अब रिक्रिस्टलाइजेशन की बात करते हैं। एक बार क्रिस्टलाइजेशन इसका प्रोसेस कहाँ पे हुआ है, एक बार ये रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस ये कास्टिंग में होके आप क्रिस्टल का फॉर्मेशन होके ये माइल्ड मीडियम कार्बन स्टील बना था। तो एक बार क्रिस्टल का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है, अब दोबारा क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया है रिक्रिस्टलाइजेशन। ये 615 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ये बात याद रखने वाला है फॉर मीडियम कार्बन स्टील के लिए, जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होगा वो होगा 615 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब रिक्रिस्टल मतलब दोबारा क्रिस्टल का बनना। अब ये दोबारा क्रिस्टल कैसा बनेगा, दोबारा क्रिस्टल आपका बनेगा इक्वी एक्सेस के फॉर्म में। ऊपर क्या बना था, कोर्स कॉलमनार के फॉर्म में बना था, यहां बनेगा इक्वी एक्सिस मतलब सेम एक्सिस में बनेंगे। और अगर इसका माइक्रो स्ट्रक्चर आप उठाते हो और जूम करके देखते हो तो ये कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। अगर 3D में अगर आप देखोगे
3D में अगर आप देखोगे तो इस तरीके का आपको आइसोट्रॉपिक मटेरियल मिलने वाला है। आइसोट्रॉपिक मटेरियल मिलने का मतलब क्या कि इसके ओरिजिन से हर एक उसकी दूरी समान होगी। उसकी जो पेरिफेरी है, अगर एक ग्रेन को आप पिक करते हो, यहाँ से एक ग्रेन को पिक करके यहाँ पे उठा के ला के अगर ऑब्जर्व करते हो तो आप देखोगे कि जो इसके सेंटर, इस ग्रेन के सेंटर से जो पेरिफेरी ऑफ ग्रेन जो होगा इक्वी एक्सिस पे होगा, सेम दूरी पे होगा। सेम दूरी का मतलब क्या कि ये आइसोट्रॉपिक मटेरियल हो गया। आइसोट्रॉपिक मटेरियल का मतलब ये काफी बेनिफिट है, काफी फ्रूटफुल है आपके किसके लिए, स्ट्रेंथ ऑफ मैकेनिज्म के लिए, सॉरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए, मटेरियल की डिजाइनिंग के लिए। ठीक, तो यहां से इसकी स्ट्रेंथ हो गई इंप्रूव। इक्वी एक्सिस होने का मतलब क्या होता है कि मटेरियल की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ गई। मटेरियल की जो स्ट्रेंथ घट रही थी यहाँ पे, डक्टिलिटी मेलेबिलिटी तो बढ़ी है बट अब स्ट्रेंथ भी बढ़ चुकी है। अच्छी बात है। तो ये हो गया रिक्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस। ठीक है, अब क्या हुआ है, अब हुआ है ग्रेन ग्रोथ। जब रूम टेम्परेचर, जब रिक्रिस्टलाइजेशन, दैट मीन्स व्हाट कि ये 1450 डिग्री सेल्सियस से चला और 615 तक आया। 615 पे आते ही रिक्रिस्टलाइजेशन हुआ। अब 615 डिग्री सेल्सियस से स्लोली कूल होते हुए फर्नेस में अगर रहेगा तो स्लोली कूल होगा। अगर यहाँ पे 10 घंटे में कूल हो रहा है तो यहाँ पे केवल 3 से 4 घंटे में कूल हो जाएगा, क्योंकि ये आप डायरेक्ट एयर से कूल करा रहे हो। ठीक है, तो स्लोली कूल होते हुए जब रूम टेम्परेचर तक आया तो रूम टेम्परेचर तक आके यहाँ पे होगी ग्रेन की ग्रोथ। ग्रेन की ग्रोथ का मतलब जो ग्रेन आइसोट्रॉपिक आपका मिला था, इक्वी एक्सिस मिला था, इक्वी एक्सिस तो रहेगा लेकिन उसकी साइज बढ़ जाएगी। उसकी साइज जो होगी माय डियर फ्रेंड्स, उसकी साइज बढ़ जाएगी। साइज बढ़ने का मतलब क्या कि मटेरियल की स्ट्रेंथ तो आई है, क्योंकि ये इक्वी एक्सिस है तो मटेरियल की तो स्ट्रेंथ आई है, मटेरियल की स्ट्रेंथ तो आई है, साथ में डक्टिलिटी भी आई है, डक्टिलिटी भी इसकी इंप्रूव हुई है। चलिए, ये तो अच्छी बात है। तो यहां से ये टोटल का टोटल डिस्कशन से अगर देखा जाए तो टोटल डिस्कशन से ये हमें क्या रिजल्ट मिलता है, हमें ये रिजल्ट मिलता है कि जो गामा ऑस्टेनाइट है वो चेंज हुआ है कोर्स, किसमें, कोर्स परलाइट में। परलाइट में क्यों चेंज हुआ है, क्योंकि आयरन एंड आयरन कार्बाइड डायग्राम में जब आप देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, आयरन एंड आयरन कार्बाइड डायग्राम में आप देखोगे तो ये टी रूम तक आते आते ये जो एक्सिस था, मैंने आपको लास्ट में बताया था कि ये जो एक्सिस है ये कौन सा एक्सिस है, टी रूम टेम्परेचर है, टी रूम टेम्परेचर है। और आप कूल करते करते रूम टेम्परेचर पे लेके आ रहे हो तो और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा था, अल्फा प्लस Fe3C मिल रहा था, और इसको आप क्या बोल रहे थे, परलाइट बोल रहे थे। ठीक है, इसको आप परलाइट बोल रहे थे और गामा से चल रहे थे। और टी रूम पे अगर आप आओगे तो गामा आपको, गामा अनस्टेबल सॉलिड से आपको अगेन ये परलाइट मिल गया सॉलिड, बट इसकी स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी इंप्रूव है, ऑफ कोर्स इंप्रूव है, लेकिन तभी भी ये डिकम्पोज हो रहा है। आप देखो कि जो गामा सॉलिड मिला है, जो गामा आपका सॉलिड मिला था यूनिफॉर्म ऑस्टेनाइजेशन के बाद, जो गामा सॉलिड आपका मिला था और जब रूम टेम्परेचर पे लेके आए फर्नेस कूलिंग करा के अंडर द प्रोसेस ऑफ एनालिंग, तो अगेन ये किसमें मिला, कोर्स परलाइट में आपका मिला। दैट मीन्स व्हाट कि इसका जो फाइनल डिस्कशन होगा, इसका जो फाइनल रिजल्ट हमें मिलने वाला है, ये गामा ऑस्टेनाइट स्टेबल से, गामा ऑस्टेनाइट स्टील स्टेबल से हमें मिलने वाला है क्या, ये कोर्स स्ट्रक्चर है। तो कोर्स परलाइट हमें फाइनल रिजल्ट में मिलने वाला है। ठीक है, कोर्स परलाइट ये क्या है, ये सॉलिड में है और ये भी क्या है, ये भी आपका सॉलिड में है। दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा फिर से अगेन प्रोसेस हो गया, अगेन हो गया डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है कि ये आपका अनस्टेबल था, ठीक है, ये आपका अनस्टेबल तो था पहले भी और डिकम्पोज हो गया और ये बना दोबारा स्टेबल के फॉर्म में। बट हमारा टारगेट ये था कि हमें गामा ही पाना है और अनस्टेबल ना पाके हमें स्टेबल पाना है। ठीक है, दैट मीन्स ये जो एनालिंग प्रोसेस है फॉर माई मीडियम कार्बन स्टील, ये हो गई माय डियर फ्रेंड्स फेल। एनालिंग जो प्रोसेस है जो एनालिंग प्रोसेस है जिसमें हम पा रहे थे वो अब फेल हो चुका है। क्यों फेल हो गया, क्योंकि हमें स्टेबल ऑस्टेनाइट पाना था लेकिन लास्ट में जाके हमने देखा कि कोर्स परलाइट मिल गया, तो इसलिए ये फेल हो चुका है। ठीक है, तो अब ये फेल हो चुका है तो इसीलिए हमें दूसरे मेथड की जरूरत पड़ी। दूसरा मेथड हमारा क्या था, नॉर्मलाइजिंग, कि आप एक बार फर्नेस कूलिंग तो करके देख लिए, एयर की कूलिंग करा के देखो। चलो ठीक है, तो एयर की कूलिंग जरा करा के आप देखो। तो हमने कहा कि ठीक है चलो एयर की कूलिंग कराते हैं। तो एयर की कूलिंग अब हमने सेम वही सारी की सारी प्रोसेस को फॉलो किया, यूनिफॉर्म ऑस्टेनाइजेशन हम पा गए। उसके बाद हमारा जो टारगेट है ये अनस्टेबल है, ये गामा जो है अनस्टेबल है, हमारा टारगेट क्या है, स्टेबल में पाना।
तो स्टेबल में पाने के लिए हमने ये सोचा कि यार फर्नेस कूलिंग से तो आ नहीं रही है, चलो एक बार एयर कूलिंग करा के देखो। तो एयर कूलिंग जब हम कराना इसका शुरू हुए तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या मिले, उसके कॉन्सिक्वेंसेस से ही हमें समझ में आ जाएगा। कॉन्सिक्वेंसेस देखो कि अगर एयर से आप कूलिंग कराते हो तो रैपिड कूलिंग होगी। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 10 आवर्स अगर लगते हैं तो यहाँ से 3 to 4 आवर लगेंगे, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट कि रैपिड कूलिंग हुआ। रैपिड कूलिंग का मतलब क्या कि काफी क्विकली फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन हुए। तो लिखो क्विक फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन, क्विक फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन, क्विक फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन आप लिखोगे, ठीक है। मतलब ग्रेन को ज्यादा टाइम नहीं लगा फॉर्मेशन होने में, ग्रेन को ज्यादा फॉर्मेशन होने में टाइम नहीं लगा। दैट मीन्स क्विकली क्या हो गया है, श्रिंक हो गया है। क्विकली ये क्या हो गया, श्रिंक हो गया। क्विकली अगर श्रिंक होने का मतलब क्या कि इसमें ब्रिटलनेस आ गई है, ठीक है। ब्रिटल आपका प्रोडक्ट बन चुका है, ब्रिटल प्रोडक्ट आपका बन चुका है। दैट मीन्स व्हाट कि डक्टिलिटी हो गया, या फिर मेलेबिलिटी हो गया, या फिर मशीनेबिलिटी हो गया, या फिर जितने भी ये सब प्रोसेस है, फॉर्मेबिलिटी हो गया, सारी की सारी क्या हो चुकी हैं, घट चुकी हैं। और मटेरियल एज कंपैरेटिव टू एनालिंग प्रोसेस इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है एज कंपैरेटिव टू एनालिंग प्रोसेस, इतना हो गया। और क्विक श्रिंक होने का मतलब क्या कि मटेरियल का जो साइज था, उसके ग्रेन का साइज क्या हो चुका है, फाइन हो चुका है, स्मॉल हो चुका है, छोटा हो चुका है, फाइन हो चुका है, ठीक है। और ये कूल करते करते आप किस टेम्परेचर पे लाना चाह रहे हो, टी रूम टेम्परेचर पे लाना चाह रहे हो, ठीक है। अब यहां से देखो फाइनल प्रोडक्ट, यहां से आप अगर फाइनल प्रोडक्ट देखोगे तो यूनिफॉर्म ऑस्टेनाइट आपको मिला था, यूनिफॉर्म ऑस्टेनाइट आपको मिला था, अनस्टेबल के फॉर्म में मिला था, अब ये फाइनली टी रूम पे जाते जाते ये फाइन ग्रेन मिला। तो फाइन ग्रेन मिला और रूम टेम्परेचर पे जब गया तो आयरन एंड आयरन कार्बाइड में रूम टेम्परेचर पे क्या जाता है, परलाइट जाता है। तो परलाइट गया, तो यहाँ फाइन परलाइट मिल रहा है एज अ प्रोडक्ट, और यहाँ पे आपको मिल रहा है कोर्स परलाइट मिल रहा है। तो कोर्स परलाइट का मतलब क्या कि इसकी स्ट्रेंथ जो है कम है, और इसकी स्ट्रेंथ जो है वो क्या है, ज्यादा है एज कंपेरेटिव। तो इसीलिए मैंने ये चीज आपको बताई है। अगेन यहाँ पे एक फिर से प्रॉब्लम आ गई कि ये एनालिंग प्रोसेस में तो हम टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे थे, हमें स्टेबल ऑस्टेनाइट नहीं मिल रहा था। यहाँ भी स्टेबल ऑस्टेनाइट नहीं मिल रहा है। देखो अनस्टेबल ऑस्टेनाइट तो है, बट फाइनल प्रोडक्ट में क्या स्टेबल ऑस्टेनाइट दिख रहा है? नो, यहाँ पे दिख रहा है फाइन परलाइट इन स्टेबल इन फॉर्म, बट हमें स्टेबल ऑस्टेनाइट चाहिए। तो अब इसीलिए हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलेंगे, और जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो 3rd नंबर वाला होगा, और उसका नेम होगा हार्डनिंग प्रोसेस की तरफ चलेंगे। और ये 4th वाला भी जो है वो है केस या सरफेस हार्डनिंग, ठीक है, केस या सरफेस हार्डनिंग। तो ये जो, और इसी के साथ केस या सरफेस में कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग, फ्लेम हार्डनिंग, उसके बाद इंडक्शन हार्डनिंग। तो ये इतना लेक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर पे ये पूरा का पूरा डिबेट होगा। और ये दोनों मेथड तो फेल हो गए, एनालिंग मेथड भी फेल हो गया है और नॉर्मलाइजिंग मेथड भी फेल हो गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं हार्डनिंग एंड केस हार्डनिंग की तरफ, और जहां केस हार्डनिंग हम जाके देखेंगे तो वहीं पे हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। हीट ट्रीटमेंट जो हमारा चैप्टर है, टॉपिक नंबर 5, ये हमारा फिनिश हो जाएगा। तो हम देखते हमें ये समझ में आएगा कि हमें फाइनली स्ट्रेंथ ही इंप्रूव करना है मटेरियल को। दैट मीन्स व्हाट, मटेरियल को स्टेबल रखना है। तो अदर मेथड को भी फॉलो करेंगे, दैट मीन्स एलॉइंग करेंगे। तो इसीलिए नेक्स्ट हीट ट्रीटमेंट के बाद जो चैप्टर नंबर 6 आएगा वो एलॉइंग ऑफ मटेरियल आएगा। तो दीज आर ऑल द कनेक्टिविटी। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा किस पे होगा, हार्डनिंग एंड केस हार्डनिंग पे होगा। और लेक्चर के दौरान कोई भी आपको अगर डाउट हो रहा है, सबसे पहली बात कि मैं जितना बोल रहा हूं उसको बुलेट वर्ड्स में आप लोग लिखना शुरू कर दो। और जिस तरीके से मैं ग्राफिक तरीके से, माइंड मैपिंग तरीके से इतने थ्योरेटिकल एंड बोरिंग सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूं, उसी तरीके से आप लोगों को नोट करना है, ठीक है। नहीं तो पूरी अगर आप अंग्रेजी भर दोगे कॉपी पे तो आपका दिमाग रट नहीं पाएगा चीजों को। आपका दिमाग जैसे जितनी बार आप पढ़ोगे तो बिल्कुल लेजी की तरह पढ़ोगे, क्योंकि सारी की सारी लाइन बाय लाइन होगी, तो आपको अपना ब्रेन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर ग्राफिकली चीजों को अगर आप पढ़ते हो, खुद जनरेट करके ऐसी चीजों को अगर आप पढ़ते हो, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बार बार रिटेंशन आपका होता है। बार बार रिटेन करने की कोशिश करोगे कि ये एरो ऐसा क्यों लगा है, ऐसा क्या है, तो आपका ब्रेन बार बार चलेगा। आप बिल्कुल जागृत अवस्था में, बिल्कुल अवेयरनेस की तरह आप स्टडी करोगे, रिवीजन करोगे। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट टू यू, ऑल ऑफ यू, दैट आप माइंड मैपिंग के हिसाब से, चाहे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो, चाहे हिस्ट्री भी हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कितना भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो, आपको माइंड मैप के हिसाब से ही आपको पढ़ना है और इंटरेस्टिंग बना के पढ़ना है, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग जनरेट करके पढ़ना है।
ऐसा नहीं कि इसके बाद ये तो चलो इसके अंडर में ऐसा पढ़ते हैं, नहीं, ब्लाइंडली नहीं पढ़ना है। ऐसा क्यों हम पढ़ रहे हैं, उसका लॉजिक क्लियर होना चाहिए। अगर लॉजिक आपके पास क्लियर रहता है कि हाँ क्यों पढ़ रहे हैं, तो हम इजीली चीज़ों को जनरेट भी कर ले जाते हैं। ठीक है, सो एक बार आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए कहूँगा, क्योंकि ये जो टीचिंग एंड स्टडिंग है, लर्निंग है, ये म्यूचुअल होता है कि मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना, और ये दोनों साथ साथ में होना चाहिए। तो मैं इधर से तो आपको इन्फॉर्मेशन दे पा रहा हूँ, बट आपको भी उधर से कनेक्ट करके अगर कोई कंफ्यूजन होता है एट लास्ट, तो आप ये व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, अपने डाउट को सेंड कर सकते हैं, बट कॉल मत करना आप। और ये जो मेल आईडी है प्रोफेसर PROFESSOR PC01@gmail.com, तो ये जो मेल आईडी है, इस पे आप अपने डाउट्स को या तो इस पे लिख के भेज सकते हैं, या फिर आप ये व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं। विदिन 24 या 48 आवर्स आपको वो डाउट का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो फाइनली ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, हैव अ नाइस डे। एंड ज़्यादा से ज़्यादा अगर लेक्चर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में आप शेयर करो, और इससे पॉजिटिविटी बढ़ती है। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे होम, बी सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।